उमेश पाल हत्याकांड में जांच कर रही पुलिस टीम को अहम जानकारी मिली है। बरेली जेल में बंद अशरफ और शूटर मोहम्मद गुलाम नहीं चाहते थे कि असद उमेश पाल हत्याकांड में शामिल हो, लेकिन अतीक की जिद पर असद को उमेश पाल हत्याकांड में शामिल किया गया और उससे गोली चलवाई गई। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद ने कहा कि वो 18 साल बाद चैन की नींद सोया। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद पत्नी शाइस्ता ने अतीक अहमद को साबरमती जेल में फोन किया था। असद का नाम और फुटेज सामने आने के बाद शाइस्ता ने अतीक अहमद से जाहिर की थी नाराजगी। फोन पर शाइस्ता ने रोते हुए कहा कि असद बच्चा है, उसे इस मामले में नहीं लाना चाहिए था। सूत्र ये भी जानकारी देते हैं कि अतीक ने कहा कि असद को की वजह से ही 18 साल बाद वो चैन की नींद सोया है। उमेश पाल के चलते मेरी नींद हराम हो गई थी। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, कुल मिलाकर एक के बाद एक नई परतें खुलती नजर आ रही हैं जैसे जैसे जांच आगे चल रही है। अब ये भी खबर आ रही है कि अतीक ही चाहता था कि उसका बेटा सामने आए, बिना मुंह छिपाए गोली चलाए और उसके बाद उसको आई नींद चैन की। देखिए अर्पिता, इस कड़ी में लगातार उमेश पाल हत्याकांड में हम देख सकते हैं कि शाइस्ता परवीन जो शुरुआत से ही कहती रही है कि असद जो है वो इस कांड में नहीं है, यहाँ तक वो मीडिया के सामने भी आई थी। और अब जब पुलिस की पूछताछ में लगातार ये खुलासा हो रहा है कि किस तरीके से वो नहीं चाहती थी कि असद इस पूरे प्रकरण में सामने आए, क्योंकि यही वो वजह थी। वो चाहती थी कि असद इस पूरे जितना जो हत्याकांड बमकांड हुआ है इस पूरे मामले को वो मॉनिटर जरूर करे, क्योंकि उसके ही अंडर में ये सारा किया जा रहा था। इसीलिए वो गाड़ी में बैठा हुआ था जहां पे घटना हुई है। लेकिन जब एंड मौके पर असद सामने आ जाता है और उसका सीसीटीवी फुटेज आ जाता है और उसके बाद पूरी पुलिस असद को ढूंढने में लग जाती है, एसटीएफ लग जाती है, तब शाइस्ता तो परवीन को ये कहीं एहसास होता है कि ये गलत हुआ है, क्योंकि वह शुरुआत से नहीं चाहती थी कि असद जो उसका अतीक के बाद कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी संभालने वाला, चाहे वो पॉलिटिकली जिम्मेदारी संभालने वाला हो या उसके साम्राज्य को संभालने वाला हो, वो सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि पहले से ही अतीक जेल के अंदर था। तो अब जब सामने आ जाता है ऐसा, तब ये वो फोन करके कहती है और कहीं ना कहीं अतीक से भी ये कहती है कि ये बहुत गलत हुआ है और उसको सामने नहीं आना चाहिए था। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है असद को लेकर, ये शाइस्ता परवीन शुरुआत से चाहती थी कि उसका नाम इसमें ना आए। हालांकि आपको याद होगा कि वो लगातार शुरुआत में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस तरीके से बातें कहती रही कि कहीं ना कहीं ये नाम नहीं है, असद नहीं है इसमें, वो कोई और इस तरीके की बातें कहती रही। और तो इसीलिए शायद आशीष, जब फोटो सामने आई है, जब चलने लगी उसके बेटे की फोटो, तो उसने बकायदा फोन करके ये कहा कि ये नहीं करना चाहिए था, बेटे को सामने नहीं लाना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ रहे आगे, जरा बात राजस्थान की कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। राजस्थान से छत्तीसगढ़, केरल तक कांग्रेस आज कई मोर्चों पर तैनात है। राजस्थान में थोड़ी देर बाद सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव की नाराजगी बघेल से बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच सदस्यता गंवाने के बाद राहुल गांधी आज वायनाड दौरे पर हैं, जहां वो रोड शो करेंगे। हालांकि शिवसेना के उद्धव गुट की नाराजगी के बाद भी राहुल के पोस्टर्स में सावरकर पर वार है। इनके बीच सोनिया गांधी ने एक लेख में सरकार पर वार किया और विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस की जिम्मेदारी भी याद दिलाई है। लेकिन जब जांच नहीं होगी, जब तथ्य सामने नहीं आएंगे, जब इंक्वायरी नहीं होगी, जब केस रजिस्टर नहीं होगा, जब तफ्तीश नहीं होगी, तब तक कैसे लोग मान लेंगे हमारी बात को। अगली बार जब हम जाएंगे कि भाजपा के हमारे साथी वसुंधरा जी की सरकार में जो कांड घोटाले हुए थे वो सही थे या गलत थे। इसलिए मैंने तो चिट्ठियां लिखी और आज साल भर से ज्यादा हो गया। आज का प्रकरण नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को लेकर बहुत लंबे समय से चिंतित था। अरे जो भी बात है वो घर में होनी चाहिए ना, घर से बाहर नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझसे पूछ रहे हो तो वो भी मैं वही गलती करूं जो कोई और कर रहा है, मैं भी आपसे बात करूं, वो बात नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे मन में कोई बात होगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से अवश्य मिलूंगा, कहूंगा, वो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर कुछ पार्टी के हित में होगा तो मैं उनसे कहूंगा। राजस्थान की वर्तमान की कांग्रेस सरकार दो भागों में बंटी हुई नजर आती है। एक खेमे का नेतृत्व एसओ गहलोत जी कर रहे हैं और दूसरे खेमे का नेतृत्व सचिन पायलट जी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का परिस्थितियां बनी हैं वो ये दो खेमों में बंटने के कारण बनी है और ये खेमा ठीक हो नहीं रहा है इनसे, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए यही परिस्थितियां बनी इनकी। हमने जनता से क्या वादा किया था
ओपीएस को अक्षरशः लागू करेंगे। आज देश में फादर ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान राज्य बनकर उभरा है। हमने क्या वादा किया था कि 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर हर राजस्थान के घर में मुहैया कराएंगे। 1 अप्रैल से वो भी लागू हो गया। हमने क्या वादा किया था कि नरेगा की जगह अर्बन नरेगा शहरों में, क्योंकि जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं, अर्बन नरेगा राजस्थान में लागू करके बता दी हम। तो अपनी ही सरकार के खिलाफ सचिन पायलट धरने पर है, अनशन पर है। शरद भी हमारे साथ होंगे, अपडेट देंगे कि कैसे कब शुरू होगा ये अनशन। लेकिन थोड़ी देर बाद ये जानकारी कि पायलट के धरने से जयपुर और दिल्ली तक कांग्रेस का टेंशन बढ़ा हुआ है। करप्शन जैसे मुद्दों को लेकर पायलट गहलोत सरकार के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आए हैं और इस बागी तेवर पर कांग्रेस आलाकमान नाराज है। लेकिन पायलट अड़े हुए हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जयपुर के शहीद स्मारक में अनशन पर बैठेंगे। पायलट का यह आरोप है कि सीएम अशोक गहलोत पूर्ववर्ती जो वसुंधरा राजे की सरकार थी, उनके टाइम पे हुए करप्शन के मामले पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है, जिससे गहलोत और वसुंधरा में मिलीभगत की बातें उड़ रही हैं। राजस्थान चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त रह गया और ऐसे में कांग्रेस को फिक्र है कि सचिन पायलट के अनशन से जनता में क्या संदेश जाएगा। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, ये अनशन, इसको किस तरीके से देखें? मनमुटाव तो सामने था ही, लेकिन अभी तक छिपी हुई चीजें थी, कई बार बयानबाजियों में दिख जाता था, समझ आ जाता था। बहुत कोशिश आलाकमान की तरफ से हुई कि दोनों के बीच में सामंजस्य पैदा हो जाए, लेकिन सचिन पायलट एक बार फिर से उस राह में है जहां वो चाहते हैं कि आप तय कर दीजिए कि नेतृत्व किसका होगा, गहलोत का या पायलट का। मुझे लगता है कि अर्धसत्य है कि कांग्रेस आलाकमान ने कभी कोशिश की कि दोनों के बीच सामंजस्य हो जाए। भारत जोड़ो यात्रा आनी थी तो दोनों का हाथ उठवा लिया गया, मगर इस मसले पर कभी बातचीत नहीं की गई। उसके बाद बातचीत नहीं की गई। मुझे लगता है सचिन पायलट के सामने करता मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति हो गई थी और चुनाव नजदीक था, कोई ऑप्शन दिख नहीं दे रहा था, इसलिए उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला उठा है। देखिए स्टेज यहाँ पर सजा हुआ है वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत 2 बड़े कद्दावर नेता हैं राजस्थान के और वो उन दोनों से अपनी लाइन बड़ी करना चाहते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। उनके समर्थक लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इस सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस आलाकमान कह रही है कि ये अनुशासनहीनता। हम अनुशासनहीनता कुछ नहीं, अनुशासन रह के ही काम कर रहे हैं। अपने घर में अगर कुछ गलत है, पायलट साहब कोई पार्टी विरोधी काम नहीं कर रहे, पब्लिक की मांग है जो वो रख रहे हैं। किसी चीज गलत है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर जांच सही हो जाती तो आज ये जरूरत नहीं होती। आप लोग अशोक गहलोत को लग रहा है कि अशोक गहलोत को घेर रहे हैं? जी देखिए, हम सचिन पायलट साहब जो हैं वो उस व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने सड़क पे संघर्ष किया है। तो जब हमारी सरकार नहीं थी, 6.5 साल जब सचिन पायलट यहाँ पे लाठियां खा रहे थे और उनके वसुंधरा राजे की सरकार थी और वसुंधरा राजे को उन्होंने घेरा था भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो राजस्थान में उनके कार्यकाल में जो बलात्कार की घटनाएं हुई, उनका क्या जवाब है उनके पास में? क्या संदेश जा रहा है? ये सचिन पायलट क्यों कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं। सचिन पायलट जनता के सेवक हैं, जनता के चाहते हैं, जनता के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। इससे संदेश यही जा रहा है कि राजस्थान में एकमात्र नेता है जो जनता के हक अधिकार के लिए लड़ता है। अभी क्या मजेदार बात यह है कि ज्योतिबा फुले की जयंती पर आज ही के दिन एक साथ ही करीब 11:30 बजे अशोक गहलोत जा रहे हैं माल्यार्पण करने। उससे पहले 11 बजे सचिन पायलट जा रहे हैं और 11:45 पर सुखजिंदर सिंह रंधावा आ रहे हैं। रंधावा देरी से आ रहे हैं, तब तक अनशन शुरू हो गया रहेगा। अब जिस तरह से रात को करीब 10 बजे के आसपास अनुशासन की चिट्ठी आई है, मुझे लग रहा है कि वो भी देरी हो गई। तो कहीं ना कहीं देखिए सचिन पायलट कोशिश कर रहे हैं कि मैंने पार्टी के नेताओं को और पार्टी के खिलाफ एक लाइन नहीं बोला है, इसलिए अनुशासनहीनता नहीं है और पार्टी इसे अनुशासनहीनता मान रही है। तो दोनों के बीच का रास्ता अलग होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और सचिन पायलट ये क्यों कर रहे हैं, इसे लेकर जगह जगह चर्चा हो रही है कि क्या उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हें किसी सभा में बुलाते नहीं थे, रैलियों में बुलाते नहीं थे, पार्टी पूछ नहीं रही थी, सरकार पूछ नहीं रही थी। तो घर पर बैठकर वो क्या करते, तो अपने समर्थकों के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि 2 जो नेता हैं सचिन अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, दोनों आपस में मिले हुए हैं। देखिए बोल नहीं रहे हैं। देखिए शरद, अब ये सचिन पायलट क्यों कर रहे हैं या आगे अब क्या होगा, लेकिन एक चीज जो एकदम साफ दिख रही है वो ये कि राजस्थान का रण कांग्रेस के लिए इन 2 लोगों की लड़ाई में कमजोर होते हुए जरूर दिख रही है। अब
कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारी इसको मजबूत करने की होती है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इन सब के बीच प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी भी इस मौके पर खुलकर बोलती नजर आ रही है। सचिन पायलट जी ने जिन लेटर्स का हवाला दिया है, वो लेटर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखे, इसमें कोई दो राय नहीं। जो लेटर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखे, उन लेटर्स का जवाब मुख्यमंत्री जी को उन्हें देना है। और उन्होंने कहा कि मैंने इस डेट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पत्र लिखे, उनका जवाब मुझे नहीं मिला। भ्रष्टाचार कांग्रेस का मुद्दा है कि जीरो टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। किसी व्यक्ति को गहलोत साहब क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के रूप में हर एक भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता एक ही बात करता है कि गहलोत साहब ने, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, इनके अनेकों मंत्रियों ने जो घोटाले करे हैं, उन घोटालों के बारे में तो एक भी शब्द कहीं नहीं कहा जा रहा और खुली छूट दी जा रही है सिर्फ कुर्सी बचाओ अभियान आंदोलन को लेकर। अगर एक सफलता कांग्रेस की पार्टी ने या गहलोत साहब ने पाई है तो केवल ये कि उन्होंने अभी तक अपनी कुर्सी बचा रखी। इस बीच इस विवाद में असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ सचिन पायलट पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, एक सिक्के के दो रुख हैं। दोनों ने करप्शन को बढ़ावा दिया था और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि एक एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का अपने ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहा है। तो इससे क्या मैसेज जाता है? इससे मैसेज ये जाता है कि कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, करप्शन पर वो सीरियस नहीं है। वो अपने पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो अभी भी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाह रहे हैं, बजाय उसके कि वो राजस्थान की जनता के ख्वाबों को दोनों मिलकर पूरा कर। पायलट आज धरने पर सरकार के खिलाफ गरज रहे हैं, लेकिन गहलोत से सियासी दुश्मनी बड़ी पुरानी है। हर मोर्चे पर दोनों जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी बिसात पर एक दूसरे को पटखरने की कोशिश में रहे हैं। कई बार तो जुबानी मर्यादा भी तोड़ी गई। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान का राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी। ना सीनियर ने ना जूनियर ने एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया हूँ। मैंने अपने परिवार से अपने जीवन में कुछ संस्कार हासिल किए हैं और कितना भी मैं किसी का विरोध करूं, वो कोई भी नेता हो, किसी दल का हो, मेरा कट्टर दुश्मन भी अगर हो किसी और दल में भी हो, तब भी मैंने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान ही किया है, लेकिन अगर वर्किंग में, काम करने के तरीके में, गवर्नेंस में अगर मुझे कोई इशू दिखता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उसमें अपना विरोध जाहिर करूं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, मैं भी इंसान हूं, लेकिन उसको अब मैं समझता हूं मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूं वो उचित नहीं है। पब्लिक डिस्कोर्स में एक संवाद और एक शालीनता और एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा, चाहे वो राजस्थान की बात हो या आपको हम छत्तीसगढ़ की जो खबर बताएं उससे भी आप समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में जैसे सब कुछ ठीक नहीं है। सीएम बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच तनातनी खुलकर अब सामने आ गई है। सिंहदेव सीएम के फॉर्मूले से लेकर कई मुद्दों पर नाराज हैं। तो 2.5 साल का जो सीएम का फॉर्मूला था, लागू ना होने पर भी उनकी निराशा है। एक संभावना थी कि काम करने का उनको मौका वो भी सब दिख रही है एक बड़ी नाराजगी के तौर पर। बंद कमरों की चर्चा पर खुलकर बोल नहीं सकते हैं, तो ये बड़ी नाराजगियां जो हैं वो दिख रही हैं। अब वो उभर कर सामने आनी भी शुरू हो गई हैं, कई बार बयानबाजियों से सामने आती रही हैं और कई बार दोनों का जो जेस्चर दिखता रहा है उससे भी दिखता है कि सब कुछ तो ठीक नहीं है। मैं एम्पथाइज कर सकता हूं उनके साथ, लेकिन पार्टी जनरल सेक्रेटरी का सर्कुलर निकला है तो अब उसका अनुपालन होना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। ये हाई कमांड के ऊपर है और हम लोग जब
पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी के दायरे में हैं, तो पार्टी का अनुशासन भी हमको पालन करना होगा। और मैं अनुशासन पालन करने का अपनी ओर से प्रयास करता हूं जी। इसमें पार्टी हाईकमांड लेवल पे ये सब बातें रहती हैं और अपने विवेक से जो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है, जो बेहतर सबसे विकल्प होता है, उसी पे चल के वो हल निकालने का प्रयास करते हैं। मैं हमेशा चर्चा करता ही रहता हूं, अपनी बात रखता हूं और शेष फिर पार्टी हाईकमांड के ऊपर है, जो वो निर्णय ले। वो पार्टी में जहां हम जब है तो उसका पालन करना ये हमारी जवाबदारी। अब बात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मोदी सरकार पर निशाने की। सोनिया ने एक अखबार में लिखे लेख में कहा कि चुप्पी से देश की समस्याओं का हल नहीं होगा। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि अपनी सरकार के कामकाज पर उठते सवालों पर पीएम खामोश क्यों है। चीन के अतिक्रमण पर सरकार चुप है। वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में महंगाई और बेरोजगारी पर चुप रहती हैं। सोनिया ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने बेहद व्यवस्थित तरीके से लोकतंत्र के तीनों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को ध्वस्त कर दिया है। उधर जहां कांग्रेस पार्टी में घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो राजस्थान या छत्तीसगढ़ की जैसे हमने आपको खबरें दिखाई, उसके अलावा अगर खुशी की लहर है तो वह आम आदमी पार्टी के अंदर दिख रही है। आम आदमी पार्टी आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर रजिस्टर कर लिया है। इलेक्शन कमीशन से मान्यता मिलने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी, लेकिन कुछ दलों को नुकसान भी हुआ है, जैसे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कम्युनिस्टों की पार्टी सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया है। इसके अलावा केसीआर की पार्टी बीआरएस और जेम्स चौधरी की पार्टी आरएलडी से क्षेत्रीय दल का दर्जा छिन गया है। बंगाल में जिस प्रकार उनका ये कानून व्यवस्था का चरमरा जाना, प्रशासन टूटना और हिंसा और भ्रष्टाचार की राजनीति पूरा देश को मालूम हो गया है, इसलिए कहीं पर उनका और जनाधार नहीं है और धीरे धीरे खिसक रही है। और ये होना ही था, केवल पैसा खर्चा करके जबरदस्ती करके कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकता है। आज की परिस्थिति में बिना विकास के कोई पार्टी अपना अस्तित्व संभाल के नहीं रख सकेगा। इससे सीख लेना चाहिए, नहीं तो और भी आगे और खराब स्थिति होने वाला है। नहीं, इसको हम अभी रिएक्शन देने नहीं चाहते हैं। ये हम विचार विमर्श करेंगे, फिर हमारा फैसला देंगे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का बहुत सारे कठिनाइयां पार होने पड़ा, ये भी हम पार हो जाए। नहीं, उनका हिसाब से ये हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत को लेकर नकारात्मक पश्चिमी धारणा पर अमेरिका में करारा जवाब दिया। वॉशिंगटन स्थित पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में एक कार्यक्रम में सीतारमण ने भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव के सवाल पर कहा कि मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी के मामले में भारत दुनिया का दूसरा देश है और इसमें इजाफा ही हो रहा है। अगर इन आरोपों में सच्चाई होती कि सरकार से समर्थन से मुसलमानों का जीवन मुश्किल बना दिया गया है, तो क्या मुस्लिम आबादी में सन 1947 की तुलना में इजाफा होता? India has the second largest Muslim population in the world, and that population is only growing in numbers. If there is a perception, or if there's in reality, their lives are difficult or made difficult with the support of the state, which is what is implied in most of these write-ups, I would ask, will this happen in India, in the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947? As opposed to, let us say, I take the name of the country and therefore the contrast can be sharper, as opposed to Pakistan, which was formed at the same time. India was divided into two, Pakistan. Pakistan declared itself an Islamic country, but however is said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. ठीक आधे घंटे बाद सचिन पायलट का धरना शायद
गहलोत से सियासी दुश्मनी का नया अध्याय लिखने वाला है। सचिन पायलट आज गहलोत सरकार के खिलाफ 6 घंटे का उपवास करने जा रहे हैं, लेकिन हलक आलाकमान का सूख रहा है। राजस्थान में चुनाव चंद महीने दूर है और पायलट के बाकी तेवर फिर से सत्ता की चाबी छीन सकते हैं। भावना के साथ कार्रवाई करने पर जिस राजस्थान में फिर से कांग्रेस सत्ता पाकर शपथ ग्रहण का टेंट इस साल लगवाना चाहती होगी, वहां जयपुर के शहीद स्मारक में लगता यही शामियाना कहीं पायलट के विरोध की आंधी में कांग्रेस के सत्ता हासिल करने के सपनों का तंबू न उखाड़। अपनी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोर्चा खोले सचिन पायलट 1 दिन का उपवास करने जा रहे हैं। 2.5 करोड़ में पकड़े गए हैं, उनके लोग जेल में बैठे हुए हैं, फिर भी नहीं दिख रहा हो करप्शन। पायलट पूछते हैं कि वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री रहते हुए घोटालों की जांच क्यों नहीं गहलोत सरकार ने कराई। पायलट सवाल पूछते हुए वसुंधरा से गहलोत की मिलीभगत का आरोप भी लगाते हैं। विरोधी बोल सकते हैं कि भाई ये तो मिलीभगत यहाँ पर हो रही है, और वसुंधरा जी का कार्यकाल हम सब ने पब्लिकली कहा कि राजस्थान सरकार का सबसे भ्रष्ट कार्यकाल था, और तमाम प्रकरण सामने आए, उसकी लिस्ट मैं आप लोगों को अभी देता हूँ। तो इस धारणा को तोड़ना, प्रभावी तरीके से तोड़ना कि कहीं ऊपरी मिलीभगत तो नहीं थी, बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि चुनाव में अब सिर्फ 6-7 महीने का समय रह गया है। अदानी विवाद में राहुल गांधी जो ट्वीट करते हुए अपनी पार्टी से बगावत करके जाने वालों पर तंज कस चुके हैं, उसे एक बार देखिए। इसमें गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रेड्डी, हेमंता बिस्वा शर्मा और अनिल एंटनी का नाम राहुल जोड़ चुके हैं। इसमें भी अब सचिन पायलट का नाम डालने की जगह नहीं दिखती। सवाल है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में आंदोलन करता कांग्रेस हाईकमान क्या राजस्थान में पलट गया है? सवाल की वजह पायलट का बयान, जो कहते हैं कि बगावत के बाद समझौते में यह भी शामिल था कि वसुंधरा राजे सरकार की करप्शन पर गहलोत जांच कराएंगे। क्या कांग्रेस में बने रहने की गुंजाइश पायलट की अब बची नहीं, जो वो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं? वजह क्या है? जानकार कहते हैं कि कांग्रेस आलाकमान का पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का वादा पूरा न कर पाना, आलाकमान का पायलट से बिल्कुल अब संवाद खत्म कर देना। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल्कुल किनारे कर चुके हैं। राहुल के पक्ष में रैलियों में भी कहीं भी गहलोत पायलट को नहीं बुलाते, सिवाय टोंक के विधायक की हैसियत से अजमेर में बुलाया, जहां वो एक विधायक बनकर जाना ठुकरा चुके हैं। गहलोत सरकार में पायलट के विधायक और मंत्रियों के अधिकारी सुनते नहीं, कार्यकर्ता किनारे हैं। अगर अब कांग्रेस जीतती है तो गहलोत के सिर सहरा बंधेगा, और कांग्रेस हारी तो पायलट के खिलाफ ही ठीकरा फूटेगा। राजस्थान की राजनीति के 2 बड़े नेता गहलोत और वसुंधरा पर हमला कर उनका कद छोटा कर अपना कद बड़ा करना भी मकसद हो सकता है। 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक नहीं होने देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि पायलट ने अपनी बगावत पर अध्यक्ष पद और उप मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। एक बगावत के बाद पार्टी में लौटकर गहलोत को कभी गद्दार, कभी अमित शाह से मिलने होने का आरोप लगाकर पायलट आगे अब तक बढ़ते रहे। पेपर लीक से लेकर शहीदों की पत्नियों के साथ हुए अपमान के मामले में हर जगह पायलट ने गहलोत को घेरा। पहले पायलट पर शांत रहने वाली दिल्ली, लेकिन अब लगता है कि पायलट पर नजर टेढ़ी कर चुकी है। हर पहलू पर जांच हो रही है, न केवल संजीवनी घोटाले पर हो रही है, लेकिन जो साजिश रची गई थी एक चुनी हुई सरकार को गिराने की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता शामिल थे, उनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, हर पहलू पे जांच हो रही है। उपवास का कहते हैं फल मिलता है, लेकिन पायलट के उपवास का फल किसे मिलेगा? क्या शहीद स्मारक पर लगता ये तंबू पायलट की सियासत को तान देगा? उधर दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान पसोपेश में है, करें क्या? इस तरह से प्रेस विज्ञप्ति आई है कि हम कामकाज पर वोट मांगेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लोग कह रहे हैं कामकाज पर वोट नहीं मांगोगे तो किस पर मांगोगे? ये कौन सी प्रेस विज्ञप्ति है? कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट और अशोक गहलोत को बैठाकर हल भी नहीं ढूंढ पा रहा है। ऐसे में सवाल कांग्रेस आलाकमान पर भी उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अदावत और उठापटक बीते 4 साल से चल रही है, और इस खेल में कभी पायलट का पलड़ा भारी होता है तो कभी कभी गहलोत गुट आगे निकल जाता है। लेकिन आखिर बीते 4 साल में हर बार ऐसा क्या हो जाता है कि पायलट का हर गणित गहलोत गड़बड़ कर देते हैं? हम जानते थे कि निकम्मा है, लगा रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है,
मेरे साथ होगी नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया। जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन उसको अब मैं समझता हूँ मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूँ वो उचित नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट की अदावत अब जुबानी जंग से आगे बढ़कर फाइनल फैसले पर आ गई है। जिन सचिन पायलट को गहलोत निकम्मा मानकर नकार चुके हैं, आज वो गहलोत के गले की हड्डी बन चुके हैं। इस अदावत की शुरुआत हुई साल 2018 में। 11 दिसंबर 2018 को राजस्थान चुनाव के नतीजे आए। कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और सीएम पद के लिए 2 दावेदार बन गए। एक तरफ पार्टी का युवा चेहरा और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, तो दूसरी तरफ अनुभवी और 2 बार सूबे के सीएम रहे अशोक गहलोत। पार्टी हाईकमान का मत अशोक गहलोत के पक्ष में रहा और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा। दिसंबर 2018 में सरकार बनने के 19 महीने बाद पहली बार पायलट और गहलोत एक दूसरे के आमने सामने आए। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब जुलाई 2020 में कांग्रेस के 19 विधायक कई मुद्दों पर विवाद के बाद दिल्ली आ गए। माहौल बिगड़ा तो आलाकमान ने दखल दिया। इसके बाद कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, अजय माकन और अविनाश पांडे अशोक गहलोत से मिलने जयपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद 14 जुलाई को पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, सचिन पायलट का समर्थन करने वाले कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश चंद्र मीणा से भी उनके मंत्रालय छीन लिए गए। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्तों में एक बड़ा उलटफेर 10 अगस्त 2020 को देखने को मिला। इस दिन अचानक सचिन पायलट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले। इसके बाद सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले और राजस्थान कांग्रेस के दोनों गुट फिर से एक हो गए। 14 अगस्त 2020 को अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने राजस्थान विधानसभा में ध्वनि मत से विश्वास मत जीत लिया। लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच मनमुटाव की सबसे नाटकीय तस्वीर देखने को मिली 20 सितंबर 2020 को। उस समय गहलोत की जगह पायलट को मुख्यमंत्री बनाने और अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चा हुई। तब मुख्यमंत्री पर फैसले का अधिकार हाईकमान पर छोड़ने का प्रस्ताव पारित करने के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन गहलोत कैंप ने विरोध करते हुए बैठक ही नहीं होने दी थी। गहलोत समर्थक विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफे तक दे दिए थे और पायलट के सीएम बनने की उम्मीदों को फिर से झटका लग गया। इसीलिए सचिन पायलट के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरे देश की निगाह है, इस सवाल के साथ कि पायलट और गहलोत की अदावत आज क्या नया रंग दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पायलट परिवार और अशोक गहलोत के बीच की अदावत काफी पुरानी है। राजस्थान की राजनीति में जादूगर के नाम से मशहूर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट ने एक साथ राजनीति शुरू की। दोनों गांधी परिवार के करीबी रहे, लेकिन दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक बार तो राजेश पायलट मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, लेकिन जादूगर ने ऐसी सियासी बिसात बिछाई कि पायलट का खेल बिगाड़ दिया। तभी से पायलट परिवार की दूसरी पीढ़ी और अशोक गहलोत में सियासी रंजिश कई किश्तों में सामने आती रही है। ये अदावत पुरानी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो अदावत चल रही है वो एक पीढ़ी पुरानी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के बीच कई बार टकराव हो चुका है। राजेश पायलट नहीं बन पाए थे सीएम। सियासत में जादूगर के नाम से मशहूर अशोक गहलोत ने अपनी जादूगरी से सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट को भी मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया था। गहलोत राजेश पायलट में 36 का आंकड़ा। बताया जाता है कि साल 1993 में अशोक गहलोत के संसदीय क्षेत्र जोधपुर में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट पहुंचे। जब उनसे पूछा गया कि आपके सांसद अशोक गहलोत कहां हैं, तो पायलट ने कहा, बेचारे गहलोत होंगे यहीं कहीं।
इसके कुछ समय बाद ही समय ने करवट ली और अशोक गहलोत राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और यहीं से शुरू हुआ राजेश पायलट के बैकफुट पर जाने का सिलसिला। गहलोत को हमेशा मिला वफादारी का इनाम। गांधी परिवार के वफादार होने का गहलोत को हमेशा इनाम मिलता रहा है। वो इंदिरा से राजीव गांधी और बाद में सोनिया गांधी के समय तक सत्ता का स्वाद चखते रहे। गांधी परिवार उन पर आंख मूंद कर भरोसा करता आया है, लेकिन 1993 का दौर ऐसा था जब सोनिया गांधी सक्रिय नहीं थी और गहलोत हाशिए पर चले गए थे। दूसरी तरफ पायलट का कद बढ़ रहा था। बागी तेवर से बैकफुट पर गए थे राजेश पायलट। एक बार फिर जादूगर का समय बदला। 1998 के बाद तो जैसे गहलोत की लॉटरी लग गई। सोनिया गांधी सक्रिय हुई और गहलोत का कद बढ़ने लगा। इधर गहलोत ने राजेश पायलट की कांग्रेस अध्यक्ष की दावेदारी का खुलकर विरोध किया था। राजेश पायलट ने सीताराम केसरी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव हारने के बाद से राजेश पायलट पार्टी में अलग थलग पड़ते चले गए। इसके बाद साल 2000 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में पायलट ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे जितेंद्र प्रसाद का साथ दिया। इसके कुछ महीने बाद ही एक सड़क हादसे में राजेश पायलट की मौत हो गई और यहीं से पुरानी पीढ़ी की अदावत खत्म हुई। लेकिन कुछ साल बाद नई पीढ़ी यानी सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सियासी रंजिश बढ़ने लगी। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।